गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 के अंदर हम लोग फंडामेंटल ऑफ ऑप्शंस पढ़ेंगे और जो हमारी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर है आज 20, उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में समझने वाले हैं। आपको पता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हमारे बेसिक डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस एक तरीके के डेरिवेटिव हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड हो रही है किसी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से। और जो हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो कोई स्टॉक भी हो सकते हैं, और अगर हम कहें तो वो हमारा इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी या कोई सिक्योरिटी भी हो सकती है। उसके बाद हम समझते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक तरीके के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक इन्वेस्टर को राइट देता है कि वो आइदर क्या करे, अपने एसेट्स को बाई और सेल करे एट प्री डिटरमाइंड प्राइस किसी भी स्पेसिफिक डेट के अंदर। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके क्या है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इन्वेस्टर को राइट है कि वो अपने एसेट्स को बाई और सेल करे किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे किसी भी स्पेसिफिक डेट के अंदर। और साथ साथ उसको राइट होता है कि वो बाई करे लेकिन ऑब्लिगेशंस ना करे, मतलब उसके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं है किसी भी एसेट्स को बाई करने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे जो नीड है हमें समझने की, उसके अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम कहें तो जो बायर होता है वो ऑप्शन के अंदर होल्डर होता है और जो सेलर होता है वो एज ए राइटर होता है, जो कि हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो जो ऑप्शन है उसको शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ने सेटअप किया था 1973 के अंदर। तो जो हमारा शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज है उसका जो सेटअप हुआ था वो 1973 के अंदर हुआ था। लेकिन अगर हम मॉडर्न ऑप्शंस की बात करें जो कि आए थे हमारे पास, तो इंडिया के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, जिसमें हम इंडेक्स ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते थे जून 2001 के अंदर। तो जो एनएससी ने स्टार्ट किया था ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना वो जून 2001 से किया था। अगर उसके बाद हम देखें तो क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, तो पहला जो फीचर है दैट इज़ द प्रीमियम एंड डाउन पेमेंट। कि अगर हम कहें तो जो होल्डर है हमारे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हमेशा पे करता है एक सर्टेन अमाउंट जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और उसके पास राइट होता है कि वो अपने जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उनकी वो एक्सरसाइज करे। तो जो केस है इसमें तो होल्डर के पास किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं होती, और जो भी वो लॉस कर रहा है अपने प्रीमियम अमाउंट का वो होता है। तो जो प्रीमियम है उसको डिडक्ट किया जाता है हमारे टोटल पे ऑफ में से, जो कि एक इन्वेस्टर रिसीव करता है अपने बैलेंस के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द स्ट्राइक प्राइस। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में देखें तो ये रेफ़र कर रही है उस रेट को जहाँ पे ऑनर अपने ऑप्शंस को बाय और सेल कर रहा है किसी भी अंडरलाइन सिक्योरिटी के अंदर, और वो ये डिसाइड कर रहा है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सरसाइज में हैं। तो जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो फिक्स होगी और उसके अंदर कोई भी तरीके के चेंज नहीं होंगे हमारे एंटायर पीरियड के अंदर जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रिमेंबर करना कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमेशा डिफरेंट होती है मार्केट प्राइस से। और अगर हम कहते हैं तो जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं हमारी लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ मार्केट प्राइस में होते हैं, हमारी स्ट्राइक प्राइस हमेशा फिक्स रहती है। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो हमारे ड्यूरेबल क्वांटिटी है हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की, जो कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहे हैं, और जो भी क्वांटिटीज़ है हमारी एसेट्स की वो फिक्स है। तो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम 100 शेयर्स खरीद रहे हैं, है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें 100 शेयर्स हैं, तो जो होल्डर है वो एक्सरसाइज करेगा एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पे वो बाई कर सके और सेल करे अपने 100 शेयर्स को। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर देखें दैट इज़ द एक्सपायरेशन डेट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अगर हम देखें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक डिफाइंड एक्सपायरी डेट होती है, तो वो जो कि रिमेन अनचेंज होती है, जो कि उसकी वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी है। तो जो ऑप्शन है वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं होते बल्कि वो एक डेट पे या किसी भी एक्सपायर डेट पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ द इंस्टेंसिंग वैल्यू। तो अगर हम इंस्टेंसिंग वैल्यू देखें तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से अगर हम अपनी करंट प्राइस को घटा देंगे किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की तो हमारे पास इंस्टेंसिंग वैल्यू आ जाती है। तो जो हमारे मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे इंस्टेंसिंग वैल्यू पे होते हैं। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ द सेटलमेंट ऑफ एन ऑप्शन। कि अगर हम देखें कि जो हमारा ऑप्शन का जो सेटलमेंट हो रहा है वहाँ पे हम कोई भी बाई और सेलिंग नहीं कर रहे, ना कि कोई सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम सेटल करते हैं वहाँ पे होल्डर एक्सरसाइज करता है कि उसको राइट है ट्रेड करने का
तो इस केस में जो होल्डर है वो एक्सरसाइज नहीं करता जब वो अपने राइट के रिगार्डिंग मैच्योरिटी पे ना हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा लैप्स होता है और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरीके के सेटलमेंट को नहीं कर पाते अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ द नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, कि अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखें तो जो इन्वेस्टर है वहाँ उसको कभी भी अपने ऑप्शंस को बाय और सेल करने का राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो अपने ऑप्शन को बाय और सेल करता है किसी अंडरलाइंग एसेट्स में जब वो एक्सपायरेशन डेट पे होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता उसको परचेज और सेल करने का। तो जो ऑप्शन होल्डर है वो हमेशा अपने जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनमें कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं करता और अपने ऑप्शंस को लैप्स करता रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वहाँ हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो 2 डिफरेंट काइंड्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, एक होते हैं कॉल ऑप्शंस एंड एक होते हैं हमारे पुट ऑप्शंस। तो अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो जो कॉल ऑप्शंस होता है वो हमारे बायर के लिए होता है और जो पुट ऑप्शंस होता है वो हमारे सेलर के लिए होता है। तो अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो ये जो टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं ये अपने जो भी ऑनर होता है उसको कॉल देते हैं, राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ख़रीदने के लिए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ख़रीदने के लिए किसी भी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, जो कि स्टैक प्राइस होती है ऑप्शन की, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर हम कहते हैं कि कॉल ऑप्शन के अंदर जो बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को किसी भी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, मीन्स स्टैक प्राइस पे, किसी भी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर करे। तो जो बाई है हमारे कॉल ऑप्शंस के, वहाँ पे नीड होती है कि हम पे करें प्राइस को किस फॉर्म में, ऑप्शन के प्रीमियम के फॉर्म में, जो कि हमने मेंशन किया था ऊपर अभी फीचर्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि जो ऑनर है वो हमेशा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सरसाइज में होता है जब वो किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को करता है। तो जो ऑप्शन है वो एक्सपायर होता है जब हम उसमें कोई भी अनप्रॉफिटेबल चीज़ों को देखते हैं। तो जो सेलर है दूसरे हैंड पे वो ऑब्लाइज्ड होता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा अपने बायर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो जो कॉल ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो लॉसेस हैं हमारे वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि हम अपने ऑप्शंस का प्रीमियम देते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो भी अनलिमिटेड होता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो जो कॉल ऑप्शन है उसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्वेस्टर बाई कर रहा है अपने कॉल ऑप्शन को किसी XYZ कंपनी के स्टॉक से एक स्पेसिफिक डेट के अंदर, और उस पर्टिकुलरली जो स्टॉक की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, मीन्स दैट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ दैट स्टॉक, और जो एक्सपायरी डेट है वो 1 महीने बाद की है। तो जो प्राइस है स्टॉक की अगर वो राइज़ हो रही है 100 से 120 रुपये हो रही है एक्सपायरी डेशन से पहले, तो जो कॉल ऑप्शन होल्डर है वो हमेशा बाई करेगा उस स्टॉक को 100 रुपये पे। तो अगर जो सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो बढ़ रही है तो जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे होल्डर को अलाउ किया जाता है कि वो स्टॉक को बाई कर ले लोअर प्राइस पे, और जब उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो हायर हो जाए फ्यूचर के अंदर तो उनका सेल करके प्रॉफिट ले ले। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉल ऑप्शंस हैं वो भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो जो पहला टाइप है वो है इन द मनी कॉल ऑप्शन और दूसरा है हमारा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे इन द मनी कॉल ऑप्शन को। तो अगर इस केस में देखा जाए तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस से कम होती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो हम कहते हैं कि जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कम है किसी करंट मार्केट प्राइस से किसी भी सिक्योरिटी की। और अगर उसके बाद हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो जो कॉल ऑप्शन है उनको कंसीडर किया जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर। तो आप देखते हैं कि जितनी भी कॉल ऑप्शन है उसको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस है वो ज़्यादा रखनी होती है अपने करंट मार्केट प्राइस से जो कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हमने हमारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट देखे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी जो पार्टीज़ होती हैं जो हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो जो बायर होता है उसको हम होल्डर कहते हैं और जो हमारा सेलर होता है उसको हम राइटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमने फीचर्स देखे यहाँ पे। तो हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो फीचर्स देखे वहाँ पे जो पहला पॉइंट था वहाँ पे हमने प्रीमियम और डाउन पेमेंट देखा। सेकंड था हमारा स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद हमने देखा दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट साइज़। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज़ द एक्सपायरेशन डेट। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फीचर है उसमें दैट इज़ द एक्सटेंसिंग वैल्यू। नेक्स्ट इज़ सेटलमेंट ऑफ एन ऑप्शन, और लास्ट वन इज़ नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। तो ये सब हमने अपने फीचर्स में देखे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑप्शंस के टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि 2 तरीके के हमारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन।
वहाँ पे हमने कॉल ऑप्शंस को देखा कि जहाँ पे एक बायर के पास राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर खरीदे, लेकिन उसके पास किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो जब किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, तो वो अपने कॉल ऑप्शंस को अलाउ करता है कि होल्डर उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर दे लोअर प्राइस के अंदर, और जब उसकी प्राइजेज़ हायर हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको सेल कर दे अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉल ऑप्शन है वो 2 तरीके के होते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।